ये देखो, प्रतीक की बीवी का क्या हश्र हुआ है। ऐसा क्या हुआ है भाभी को? अब क्या होगा रानी माँ? वही जो मालिक चाहते हैं। मालिक की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें बलि देनी पड़ेगी, एक इंसानी बलि। ओह माय गॉड, इंसानी बलि। निक्की सुमित्रा के कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे के अंदर चल रही बातें सुन उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। ये क्या बोल रहे हैं? जाओ, उसे कमरे के अंदर लेकर आओ। नहीं। निक्की के पैर जैसे वही जम गए थे। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जाती भी तो कहाँ। इस राजमहल के हर कदम पर उसके लिए मौत बिछी थी। ये लोग मेरी बलि देना चाहते हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और रचना बाहर आई। छोटी बहू, निक्की पसीना पसीना हो गई थी। आइए, रानी माँ ने आपको अंदर बुलाया है। ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। अंदर सुमित्रा और प्रतीक की पत्नी बैठी थी। निक्की ने गौर किया कि आमतौर पर खिली हुई और चहकने वाली भाभी आज दिखने में बेहद कमजोर और उदास लग रही थी। आओ निकिता। निकिता झट से उनके पैरों में आ गिरी। मम्मी जी, आप जो रस्म कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। सुमित्रा और रचना हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या कर रही हो? उठो। हमें दूसरी रस्म वेरोनिका से छुपाकर पुरानी हवेली के पास करनी होगी, इसीलिए तुम अभी हमारे साथ चलो। सारे बंदोबस्त हो गए हैं। पुरानी हवेली? हाँ, वही जहाँ तुम्हारी शादी हुई थी। सुगना वही तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहे। बड़ी बहू, तुम यही महल में रहकर आराम करो। रचना, तुम इसका ध्यान रखना। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपको क्या हुआ है? निक्की के इस सवाल से उनकी आंखें भर आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। निक्की दूसरी रस्म करने पुरानी हवेली की ओर चल पड़ी थी, लेकिन उसके मन में एक खौफनाक डर बैठा था। कहीं ये रस्म के बहाने अभी मेरी ही बलि तो नहीं चढ़ाने वाले हैं? सुमित्रा बीच बीच में उसे पलट कर देख रही थी। शायद वो सुनिश्चित कर रही थी कि निक्की कहीं भाग तो नहीं रही। जल्दी चलो निकिता। उधर महल में एक अलग घटना होने को आई थी। उफ, बड़ा दर्द हो रहा है। रचना, मुझे हल्दी वाला दूध लाकर दे दे। लेकिन रचना की कोई आवाज नहीं आई। कहाँ मर गई ये? लगता है मुझे ही रसोई घर जाना होगा। वो दर्द से लड़खड़ाते हुए हॉल से गुजर रही थी कि उसे पीयूष के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। क्या बदतमीजी है ये? पीयूष भैया? उसने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देख वो चौंक गई। वेरोनिका पीयूष से लिपटी खड़ी थी। भाभी! पीयूष भैया, ये सब क्या हो रहा है? पीयूष ने वेरोनिका को पीछे धकेल दिया। भाभी, वो ये सब क्या हो रहा है? वेरोनिका, तुम पीयूष के कमरे में क्या कर रही हो? और वो भी इन कपड़ों में? ओह कम ऑन भाभी, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? दोस्ती में इतना तो चलता है, क्यों पीयूष? दोस्ती में भी एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए, समझे तुम? अब प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ पीयूष। बाय। पीयूष शर्मिंदगी से इधर उधर देख रहा था। आज से पहले उसने कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं पाया था। क्या यह सच कह रही थी? क्योंकि मैंने तो यहाँ कुछ और ही होते हुए देखा है। भाभी, मेरा यकीन मानिए,
ये खुद ही मेरे गले आकर पड़ी है। मैंने इसे नहीं बुलाया था। वो तो ठीक है, आप आगे से संभल कर रहिए इससे। ये मुझे ठीक लड़की नहीं लगती। निकिता के मन में भले ही थोड़ा लालच हो, मगर वो कभी भी किसका बुरा नहीं सोच सकती है। और ये लड़की खुद अपनी सहेली के पति के साथ। भाभी, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप निकिता की दूसरी रस्म में शामिल क्यों नहीं हुई? अपने भैया को कुछ बताओगे तो नहीं? अपनी भाभी के साथ हुए इस अनहोनी को सुन पीयूष की आंखें भर आईं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें आपका नहीं, उस वेरोनिका का दोष है, जिसकी वजह से रस्मों में देरी हुई और मालिक ने हमसे नाराज होकर मेरी दूसरी औलाद को छीन लिया। हमारी नाकामयाबी की सजा उस अजन्मी जान को मिली है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि अब मालिक किसी भी कीमत पर नाराज ना हो। रस्मों को समय पर निभाने के लिए हमें इस वेरोनिका को यहाँ से भेजना ही होगा पीयूष, और कोई उपाय नहीं है। उसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं है भाभी। मालिक को इंसानी बलि चाहिए और हमें वेरोनिका से छुटकारा। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। उधर पुरानी हवेली पर दूसरी रस्म शुरू हो चुकी थी। छोटी बहुरानी देखो, थोड़ा दर्द तो होगा, पर आपको सहनशील होकर इसे पार करना है। और जितना भी चीखो चिल्लाओ कोई बात नहीं, पर किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बंद मत कीजो, वरना आपकी पहली औलाद अंधी पैदा होएगी। क्या? सुगना ठीक कह रही है। कितना भी दर्द हो तुम्हें निकिता, अपनी आंखें खुली रखना। निक्की का डर से बुरा हाल था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये रस्म बेहद दर्दनाक होने वाली थी, लेकिन यही इस रस्म की चुनौती थी। सुगना इस धारदार औजार को दिए की लौ से गर्म कर रही थी। उसने आकाश की तरफ देखा। हो, अब वक्त सही से। रस्म अदा करने की घड़ी आ गई थी। सुमित्रा किसी गिद्ध की तरह उसे देख रही थी, मानो अपने शिकार पर नजरें गड़ाए बैठी हो। जैसे ही उस औजार की पैनी सुई उसकी कलाई पर गड़ी, निक्की के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। सारा आंगन चीखों से दहल गया। ना चाहते हुए भी निक्की का हाथ अपने आप अपनी जगह से हिल गया था। हाथ सीधा रख। एक एक शब्द के साथ वो नोक निक्की के मुलायम त्वचा के अंदर गड़ती गई। उसकी कलाई के घाव से काफी खून टपक रहा था। रानी साहब, वो कटोरी दो। सुमित्रा ने सुगना के हाथ में एक सोने की कटोरी पकड़ाई, जो उसने निक्की के हाथ के नीचे रख दी। निक्की का खून उस कटोरी में एकत्रित होने लगा। निक्की के जुबान से अब चीखें भी निकलना बंद हो गई थी। वो एक गूंगी गुड़िया की तरह बिना आवाज आंसू बहाए चली जा रही थी। क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड।